protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic bill I you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You है. are not interested in the मेरा मौका है narcotics. बोलने का. Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का. आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर. मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए. What is going on? What is going on? This is terrible. आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है. आप लोगों को बुरे दिन आएंगे. I curse you. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में. उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे. आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है. कुछ कारण था, उस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई. अभी वीडियो की स्टार्टिंग में लगभग 40 सेकंड की आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप देखी जो कि राज्यसभा की थी और उसमें आपको जया बच्चन जी दिख रही थी, हमारे द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी. ये उनका कल का जो बीता हुआ कल है उसका एक राज्यसभा का एक आप कह लीजिए अभिभाषण था. बड़ी बौखलाई हुई सी वो उसमें लग रही है. बीजेपी को शाप तक उन्होंने दे डाला. इस गुस्से का जो कारण था उनका, हम उस कारण पे आज डिस्कस करेंगे. वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है. कारण था उनके गुस्से का कि उनकी बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन का अरेस्ट होना. अरेस्ट नहीं मतलब एक तरीके से पूछताछ के लिए समन करे जाना और वो पूछताछ के लिए वो आई. ये इसका मेन कारण था. थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा, पनामा लीक. आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग थोड़ा जानते होंगे. पनामा लीक है क्या? आज आपको जब इस पनामा लीक की कहानी में सुनाऊंगा, यकीन मानिए आप हिल जाएंगे. इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं. एक जो कि गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, बेचारे जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं, फिर 2 टाइम की अपना खाना खाते हैं, लेकिन वो शाम को आराम से सोते हैं क्योंकि उनको डर ही नहीं है कुछ कि अब कुछ है नहीं, कौन लूटेगा हमको, कुछ है ही नहीं. एक होते हैं जो मीडियम होते हैं और फिर जो तीसरे वर्ग होता है वो कम होता है लेकिन होता है, जिसके पास अत्यधिक पैसा होता है. और सबसे ज्यादा टेंशन भी उसी वर्ग को रहती है क्योंकि इतना पैसा होता है कि उसको कहां छुपाएं, कब ईडी का जो हमारी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका छापा पड़ जाए, कब जेल जाना पड़ जाए, कब पूछताछ के लिए जाना पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता. शुरुआत करता हूं कहानी में पनामा लीक्स की. एक शब्द में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक लाइन में, तो पनामा लीक्स इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है. सबसे बड़ी टैक्स चोरी के पेपर्स हैं, इसलिए उसका नाम है पनामा पेपर्स. कल की बात है, दोपहर की. ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में रिपोर्ट होती हैं. ईडी का जो ऑफिस है, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी का काम क्या होता है अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ईडी जो भी आपके आर्थिक मसले होते हैं, जैसे किसी की टैक्स चोरी अगर आप कर रहे हैं, आपके जो आर्थिक मसले हैं, किसके पास कितना ज्यादा पैसा, पैसे का लेन देन, हेरा फेरी, इस पर जो ईडी नजर रखता है, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट. ईडी ने वो समन करा ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए. जो अपना जामनगर में दिल्ली में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस, उधर ऐश्वर्या राय को सम्मन किया गया. और कल दोपहर में ऐश्वर्या राय बच्चन पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची. ये पहुंची पनामा लीक्स की वजह से. पनामा वैसे तो एक छोटा सा देश है, एक आइलैंड कंट्री है जिसमें कुछ 41 से 42 लाख, 41 या 42 लाख लोग रहते हैं. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक ये छोटी सी आइलैंड कंट्री है पनामा. पनामा पेपर एक तरीके से आज तक का सबसे बड़ा जर्नलिस्टिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसको एक अखबार ने छापा था.
इस पनामा जो मैंने आपको बताया, ये जो देश है उसकी कैपिटल है पनामा नगर। कहानी शुरू होती है 1972 से। एक लॉ फर्म है पनामा में, उस लॉ फर्म का नाम है मोज़ेक फोनासेका। यह फर्म का जो काम था वो यह था कि जितने भी रईस लोग हैं पूरे विश्व में, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, टैक्स देना नहीं चाहते इतना ज्यादा, कहां टैक्स देंगे, तो अब पैसा आपको छुपाना है। तो इस मोज़ेक फोनासेका ये जो लॉ फर्म था उसका काम यह था ऐसे लोगों को संरक्षण देना, इनके टैक्स को बचाना। उस बदले में ये कुछ हल्की मामूली फीस आपसे चार्ज करते थे। पनामा की एक कंपनी थी, लॉ फर्म था। धीरे धीरे एक जो कंपनी थी, ये लॉ फर्म थी, वो एक्सपेंड होती है और 41 देशों में इसकी ब्रांचेस खुल जाती हैं। फिर 41 से धीरे धीरे बढ़ के अब तो बंद हो गई है कंपनी, लेकिन 72 देशों तक यह कंपनी पहुंची। मोज़ेक फोनासेका कंपनी जो खुली वो टैक्स सेव करती थी, लेकिन उसका जो तरीका था वो ये था कि जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी हो गया और मेरे पास बहुत पैसा है और मैं उसको टैक्स नहीं देना चाहता, मैं उसको बचाना चाहता हूं। तो ये जो मोज़ेक फोनासेका कंपनी होगी, ये बिल्कुल एक ओरिजिनल पेपर्स, डॉक्यूमेंट, जो भी इनका तरीका होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का, ये तैयार करवाएगी और मेरे नाम पर एक कंपनी खोल देगी और उस कंपनी में मेरा पैसा जितना भी ज्यादा उसको लगते हुए दिखा देगी कि मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, ये जो मेरा पैसा ये मैं उन पर खर्च करता हूं। इस तरीके से मेरा पैसा सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो जब मैं पैसा खर्च ही कर रहा हूं तो फिर टैक्स किस बात का दूंगा। इस तरीके से इस कंपनी का ये वर्किंग स्टाइल था। इसका मतलब कंपनी पेपर पर होगी, कंपनी के पेपर होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यह तरीका था इस कंपनी के काम करने का। 1972 से शुरू हुई, करीब करीब 600 लोगों का स्टाफ 72 कंट्रीज में इस कंपनी में था। 1972 से 2013 आ जाता है। 2013 में इस पनामा कंपनी के कागजात लीक होते हैं। जैसे ही लीक होते हैं भूचाल सा आ जाता है। इतना बड़ा घोटाला ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। और पूरे विश्व के इतने बड़े बड़े नाम इसमें कि अगर मैं अभी आपको नाम बताऊंगा आगे चलकर, भारत के 500 नाम थे और टोटल तो हजारों की संख्या में नाम थे इसमें, जो इस कंपनी में अपने आप का पैसा सेव करते थे। भारत के 500 नाम, मैं नाम आपको बताऊंगा, अभी अंत तक जुड़े रहिएगा। ये पेपर्स लीक किसने करे, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जिसने भी लीक करे वो एक जर्मन न्यूज़पेपर के पास गया। उस जर्मन न्यूज़पेपर का नाम था SZ न्यूज़पेपर। उसने इस कंपनी को बताया ऐसे ऐसे बात है। कंपनी ने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पढ़े, कंपनी के होश उड़ गए। जो ये न्यूज़पेपर था SZ न्यूज़पेपर, जर्मनी का। जैसे ये कंपनी पढ़ना चालू करा तो पता चला 1 करोड़ 10 लाख कागज है। अब एक न्यूज़पेपर की कंपनी में हार्डली, अगर बड़ी कंपनी भी होगी तो 300 एम्प्लॉयज, 400 एम्प्लॉयज ले देके, उनके लिए ये 1 करोड़ 10 लाख कागज एक अपने आप में एक नॉट पॉसिबल वाली चीज है। फिर इस कंपनी ने और कुछ जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया, कई मीडिया हाउसेस को इसने इकट्ठा किया। करीब 400 मीडिया हाउसेस अलग अलग देशों के, पूरे विश्व से 400 अलग अलग मीडिया हाउसेस इस रिसर्च को करने के लिए जुटे। उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ICIJ नाम की। इस इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा का पूरा मोटिव था, उसमें एक मेन चीज ये थी कि जब तक इस रिसर्च को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी चीज कोई लीक नहीं करेगा कि इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ लगी है। क्योंकि इसमें नाम ऐसे ऐसे थे कि 12 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, हेड, राजा थे।
और फाइनली करीब 8 महीने बाद इन पूरे जो 400 मीडिया हाउसेस थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया। भारत की तरफ से एक मीडिया हाउस था जो इसमें रिसर्च में था। वो मीडिया हाउस था इंडियन एक्सप्रेस, जिसका हिंदी वर्जन है जनसत्ता। बहुत अच्छा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, एक जर्नलिज्म में नाम है इंडियन एक्सप्रेस का आज भी। वो भारत की तरफ से एकमात्र मीडिया हाउस था जो इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में था। अब मैं आपको नाम बताता हूं जिसको सुन के आपकी हालत खराब हो जाएगी। भारत की तरफ से सबसे बड़े नाम जो थे उनमें था नाम सबसे बड़ा बच्चन का, द ग्रेट, जिनको हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन। पैसा सबको अंधा बना देता है। अमिताभ बच्चन का इसमें नाम था। उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी का इसमें नाम था। अमिताभ बच्चन जी की बहू अभिषेक बच्चन जी की धर्मपत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन का इसमें नाम था। इसी केस के सिलसिले में कल ईडी ने इनको सम्मन किया था। डीएलएफ मॉल्स आप लोग गए होंगे कभी ना कभी। डीएलएफ मॉल्स, सोसाइटीज भी डीएलएफ ग्रुप कंस्ट्रक्ट करवाता है। उसके मालिक का इसमें नाम था। विनोद अदानी, अभी भारत में दो ही अमीर लोग हैं, मुकेश अंबानी और एक गौतम अदानी। गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी का इसमें नाम था। हरीश साल्वे, हमारे पूर्व सॉलिसिटर जनरल, सीनियर एडवोकेट, अभी कुलभूषण जाधव वाला एक फेमस केस था जिसको इंडिया की तरफ से उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लीड करा था उस केस को, और 1 रुपया उन्होंने केवल फीस वसूली थी। उनका भी इसमें नाम था। पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का इसमें नाम था। उनकी बेटी का भी नाम था, मरियम नवाज। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का इसमें नाम था। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इसमें नाम है। पाकिस्तान की एक्स प्रेसिडेंट बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रथम महिला, माफ करेगा, प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री रही, बेनजीर भुट्टो। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का इसमें नाम था। सऊदी अरेबिया के किंग सुलेमान का इसमें नाम है। दुनिया भर में फुटबॉल को कई लोग चाहते हैं, लेकिन पैसा लोगों को अंधा बना देता है। कई लोग भगवान मानते हैं जिनको, मेसी, उनका और उनके फादर साहब का भी इसमें नाम था। इतने बड़े बड़े नाम, जो हमारे यहां पर एक अपोलो हॉस्पिटल्स की चेन चलती है, उसके जो चेयरमैन है उनका भी उसमें नाम था। इतने बड़े बड़े नाम इस पनामा पेपर्स लीक में थे। यह था पनामा पेपर्स लीक की पूरी कहानी। पैसा जरूरी होता है, लेकिन इतना नहीं कि आप सब कुछ बेच डालें। कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, क्या अगर 2 रोटी की भूख है आप 4, 10, 12 खा सकते हैं? नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाएगा। तो इन पैसों का क्या करना? चाहिए पैसा, लेकिन इतना केवल कि जितना पचा सके। और सबसे ज्यादा टेंशन जो रहती है वो ऐसे लोगों को रहती है जिनके पास अत्यधिक बेशुमार पैसा होता है। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत लंबे समय बाद कैमरे के आमने सामने बैठकर वार्तालाप करा, मजा आया, रिसर्च करी बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉपिक था भी रिसर्च करने वाला। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं, बहुत सारी प्लानिंग मैंने, कल एग्जाम खत्म हुए, कल रात को और आज मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी। तो जल्दी ही अब आप लोगों से उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की भी एक खास पेशकश तैयार कर रहा हूं, वो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे फटाक से किसी नई वीडियो में। और एक खास सीरीज शुरू हो रही है हम लोगों की, क्या हाल है यूपी, उसको भी देखिएगा, जरूर मजा आएगा। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।